हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बुक्स एंड टॉक्स। सो मैं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ एंड आई रियली होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आए। अब ये वीडियो मैं पहले ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, लेकिन इसमें काफ़ी वॉइस इशू थे, तो मैंने देखा कमेंट्स में कि वॉइस क्लियर नहीं है, फिक्स योर माइक एंड बहुत सारी चीज़ें। तो इसलिए मैं ये वीडियो दोबारा लेकर आई हूँ पॉलिटिकल साइंस की यूनिट सेकेंड बीएलएलबी के फोर्थ सेमेस्टर की। ठीक है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्टूडेंट्स वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें आपको आपके जो टॉपिक हैं लाइक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में और उसके जो मेन फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के वो, और उसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो भी आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो अब अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो सबसे पहले हम उसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। ठीक है ना। तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उसका जो फर्स्ट प्रपोजल था वो एम एन रॉय ने करा था इन 1934। मतलब कि एम एन रॉय ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उसको फर्स्ट प्रपोज करा था कि हाँ जी भाई ऐसी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, ये जो असेंबली थी, ये जो फॉर्म्ड हुई है 1946 में फॉर्म्ड हुई। कैबिनेट मिशन के प्लान पर ये जो है असेंबली फॉर्म्ड हुई 1946 में। 1934 को हमने प्रपोज करा एंड 1946 में जाके ये जो है फॉर्म्ड हुई। और ये जो डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, ये कांग्रेस पार्टी ने जो थी ऑफिशियली 1935 में इसको रखा। मतलब कि 1935 में कांग्रेस पार्टी ने क्या करा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड रखी ब्रिटिशर्स के आगे, जिसको नेग्लेक्ट कर दिया गया था। उसके बाद ये जो डिमांड है ये एक्सेप्ट हुई 1940 में, इस डिमांड को एक्सेप्ट करा गया अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। इसके तहत इसको एक्सेप्ट करा गया। और इसके अंदर जो थे इलेक्शंस करे गए ताकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन के लिए इन्होंने इलेक्शन हेल्ड करे। और जो मेंबर थे असेंबली के, वो इनडायरेक्टली इलेक्शन हुए थे उन मेंबर्स के। ठीक है। और जो इलेक्शन हुए थे ये प्रोविंशियल असेंबलीज के थ्रू ये इलेक्शन हुए थे, और ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे जो थे इलेक्शन हुए थे। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में हर कम्युनिटी का पर्सन था जो अपनी अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था, ताकि कहीं पे भी किसी भी तरह की कोई बायसनेस ना रहे। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो था फ्रेम हुआ था, जो कि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर। बेसिकली फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आता है, 10 या 10 नंबर में आता है मोस्टली फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब ये जो है ना, इसकी जो असेंबली थी वो फाउंड हुई किस पर्पज के लिए, ताकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, जो राइटिंग जो मतलब जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाया जा सके, तो ये असेंबली जो है बनाई गई। अब इसकी कॉम्पोजिशन क्या थी इस असेंबली की। तो अगर देखा जाए इनिशियली इसके अंदर जो मेंबर्स थे वो 309 थे। ठीक है, 309 इसके अंदर मेंबर थे। जब पाकिस्तान का और इंडिया का बंटवारा हुआ, जब उनका पार्टीशन हुआ, तो 299 मेंबर्स इसके अंदर रह गए। ठीक है। अब इसके अंदर क्या था कि डॉक्टर सचिन आनंद ने क्या करा कि ये जो सर थे इन्होंने फर्स्ट टेम्परेरी चेयरमैन बने हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ठीक है ना। तो ये जो हमारे सचिन आनंद सर थे ये हमारे फर्स्ट जो थे टेम्परेरी चेयरमैन बने असेंबली के। उसके बाद जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इनको इलेक्ट करा गया एज अ प्रेसिडेंट। और जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे हरिंदर कुमार मुखर्जी। ठीक है। एंड बी एन राव जो थे हमारे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बने इंडिपेंडेंट इंडिया के। तो ये कुछ फीचर्स थे, ये कुछ कॉम्पोजिशन थी कॉन्स्टिट्यूशन की। तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग अपने पास 309 थे, उसके बाद 299 बन गए पार्टीशन होते ही। अब उसके बाद अगर हम कुछ की फीचर्स की इसकी बात करें, तो देखिए 13 दिसंबर को क्या हुआ, पंडित नेहरू जी ने एक हमारा प्रेम्बल को प्रपोज करा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि भैया एक प्रेम्बल होना चाहिए जो हमारा पूरा हिंदुत्व, मतलब जो पूरा हिंदुस्तान है उसको, मतलब पूरे भारत को जो रिप्रेजेंट करे। उसके लिए इन्होंने प्रेमबल का रिकमेंडेशन दिया। तो असेंबली की जो फर्स्ट मीट हुई थी वो 9 दिसंबर 1964 में हुई थी। इस असेंबली के अंदर मुस्लिम लीग का कोई रोल नहीं था, क्योंकि उन लोग को डिमांड उन्होंने की थी, उन्हें सेपरेट, उन्हें पाकिस्तान चाहिए। तो उन्होंने बायकॉट करा था इसको, वो इसमें मतलब कि अपना किसी भी तरीके का योगदान नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उनको अपना सेपरेट पाकिस्तान चाहिए था। तो जो इन्होंने प्रियम्बल जो था जो प्रपोज करा, वो बेसिकली इसलिए करा है कि जो इंडियन है उसको, उनको इंडियंस को ग्रांट करे जाए सोशल राइट्स, इकोनॉमिक राइट एंड उसके साथ साथ पॉलिटिकल जस्टिस, इक्वालिटी एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स। ये सारी की सारी चीजें जो है इंडियंस को दी जाए। इसके लिए उन्होंने एक रेसोल्यूशन अडॉप्ट करा था 22 जनवरी 1947 के अंदर। ये रेसोल्यूशन अडॉप्ट करा गया जिसमें सारी फ्रीडम्स की बात करी गई, जो सारी फ्रीडम्स इंडियंस को दी जाए।
और जो हमारा नेशनल फ्लैग था यूनियन का, वो अडॉप्ट हुआ हमारा 22 जुलाई 1947। तो जो हमारा नेशनल फ्लैग था वो 22 जुलाई 1947 में अडॉप्ट हुआ। ठीक है, तो असेंबली ने 2 years 11 month एंड 17 days लगाए, और काफी पैसे भी लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। अप्रोक्स 64 lakhs इसके अंदर लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में। होप सो आप लोग को अब समझ आ रहा हो, एंड आई होप अब कोई ऐसा वॉइस इशू ना आ रहा हो जिससे आप लोग को इश्यूज हो। बाकी अगर आपको इसका नोट चाहिए होगा तो मैं वैसे तो लिंक पीडीएफ मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक ड्रॉप कर दूंगी। उसके साथ साथ अगर किसी को कोई डाउट नहीं कह रहा हो तो कमेंट बॉक्स में डाउट ड्रॉप कर सकते हैं, और मेरे इंस्टा पे भी मेरे को मैसेज कर सकते हैं। तो फिर इन सब चीजों के बाद क्या हुआ जब ये सारी चीजें हुई, तो 24 जनवरी 1950 में जन गण मन को हमने अडॉप्ट करा एज ए नेशनल एंथम। ठीक है, जन गण मन को हमने नेशनल एंथम के तरह अडॉप्ट करा 24 जनवरी 1950 में। और जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इन फोर्स में आया हमारा 26 जनवरी 1950 को, जिसे हम एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं आज के टाइम। अब थोड़ा सा इसके मेंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके हेड हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। उसके साथ साथ जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी उसके हेड हमारे जवाहरलाल नेहरू थे। और रूल्स ऑफ प्रोसीजर कम्युनिटी थी उसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और हमारे जो एडवाइजरी लोग थे वो थे आचार्य कृपालिनी जी, श्री मुखर्जी, A V ठक्कर एंड मेनी मोर मेंबर्स थे जो एडवाइजरी थे। ठीक है, तो इस तरह से हमारी कुछ मेंबर्स थी, मतलब बस कमिटीज तो बहुत सारी थी, पर सारी मेंशन नहीं करी, सिर्फ कुछ कुछ ही मेंशन करी जो नॉर्मल होती है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया हो, आप कोई वॉइस इशू ना हो, क्योंकि मेरी साइड से हमेशा रहता है वॉइस इशू ना हो, बट फिर भी कुछ ना कुछ हो जाता है ग्लिच। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब बात करें फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमने अभी बात करी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना, कैसे कैसे हमारा जो था फ्लैग कैसे आया, किस तरह से हमारा नेशनल एंथम आया, तो वो सब हमने अभी देखा। तब उसके साथ साथ हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कैसे हुआ। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो प्रिपेयर करा था मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने उसको फ्रेम करा। ठीक है, और ये जो था हमारा ये फॉर्म्ड हुआ था दिसंबर 1946 से दिसंबर 1949 के बीच में, इसको फॉर्म करा गया कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या हुआ, 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने इंट्रोड्यूस करा ऑब्जेक्टिव रेसोल्यूशन। और ये ऑब्जेक्टिव रेसोल्यूशन वही है जो हमारा प्रियम्बल इन्होंने रिकमेंड करा कि इंडियंस के लिए जिस तरह के फ्रीडम होने चाहिए उसके बारे में एक ऑब्जेक्टिव रेसोल्यूशन पास करा गया 1946 में, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी ने करा। अब इन्होंने कहा कि देखो, इंडिया जो है इंडिपेंडेंस और रिपब्लिक होनी चाहिए। सिटीजन को जो है राइट होना चाहिए जस्टिस का, इक्वालिटी का, फ्रीडम का, एंड श्योर एडुकेट सेफगार्ड फॉर माइनॉरिटीज एंड बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज। इन्होंने सबके लिए बात करी इंडिया में कि भाई सबको ही सेफ गार्ड मिलना चाहिए, चाहे वो माइनॉरिटीज हो, बैकवर्ड क्लासेस हो या ट्राइबल एरियाज हो। सबको सेफ गार्ड मिलना चाहिए, सबको जस्टिस मिलना चाहिए, इक्वालिटी फ्रीडम सबको मिलना चाहिए। तभी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो प्रियम्बल है वो हमेशा वी द पीपल ऑफ इंडिया करके लिखा है, जिसमें वो ऐसा बताया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों ने खुद ही बनाया, वी द पीपल ऑफ इंडिया करके उसको स्टार्ट करा गया है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने खुद मिलकर बनाया है। अब जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, वो जो इलेक्टेड हुए थे वो एज एन प्रोविंशियल इलेक्शन के बेसिस पे इलेक्ट हुए थे 1946 में, एंड एज अ प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन पे भी इलेक्ट हुए थे मेंबर्स। तो जो डिसीजन था विद इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय द पब्लिक। मतलब कि जब इन्होंने कोई भी नई चीज निकाली या इन्हें कुछ डिस्कस करना था, तो इन्होंने पब्लिक एक्सप्रेस रखा था कि भाई लोगों से पूछा, लोगों की उसके बारे में राय जानी। उन सब हिसाब से लोगों के व्यू से भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो काफी इन्फ्लुएंस हुआ था। अब 82% ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी वो कांग्रेस मेंबर्स की थी। ठीक है, जिसमें एज अ मुस्लिम ने बायकॉट कर दिया, सो उसके अंदर मुस्लिम्स ने बायकॉट कर दिया था, क्योंकि उन्हें तो इंटरेस्ट था ही नहीं, उनको तो पाकिस्तान चाहिए था, तो इसलिए उन्होंने बायकॉट कर दिया था। ठीक है, अब अगर बात करा जाए, देयर वाज अ वाइगेरियस डिबेट इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अब ऐसा था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पे काफी ज्यादा डिबेट होती थी राइट्स को लेके, सेंट्रल एंड स्टेट के मैटर में काफी ज्यादा डिबेट रहती थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। तो अगर देखा जाए टेक्निकली, तो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना काफी मुश्किल था, क्योंकि इतनी जल्दी तो वो हो नहीं सकता। और अगर आप लैंग्वेज भी देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन की तो काफी
एक एक वर्ड के चार चार मीनिंग है। मतलब समझने का कॉन्सेप्ट बहुत हार्ड है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को प्रॉपरली डीपली स्टडी करोगे तब आपको शायद ये चीज पता चलेगा। और अभी तो आप लोग के सेमेस्टर में आने में टाइम है कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो था, इंडिया प्रोसेस ऑफ इंटेंस डिबेट एंड डिस्कशन। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो क्या रहा, उसमें इंटेंस डिबेट रही, डिस्कशंस रहे, एंड फाइनली 26 जनवरी 1950 में हमारा एनफोर्स में आ गया। ठीक है। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ आया हो। बच्चों कोई भी डाउट हो, कैसे भी डाउट हो, प्लीज आप लोग अपना डाउट जो है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए। एंड आई एम रियली सॉरी कि जो पिछली वीडियोस में वॉइस क्लियर नहीं है। आप लोग बोल दो मेरे को वीडियो के लिए, मैं दोबारा वीडियो अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है काफी कमेंट्स हैं कि वॉइस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपने कहा है वॉइस नहीं है, तो हम उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है। तो अब अगर हम बात करें फीचर्स की, क्या फीचर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो सबसे पहले तो यार ये लेंथीएस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफी ज्यादा लेंथीएस्ट है, क्योंकि इसके अंदर सारी डिटेल है। एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और काफी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव एलेबोरेटेड फॉर्म में है। और इसके अंदर सिर्फ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स नहीं गवर्नमेंट के, इसके साथ साथ इसके अंदर हमने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस भी है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन जब देखेंगे, बेसिक सबको पता है कि हाँ फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन का ना, जो सब पढ़ते आ रहे हैं बहुत टाइम से। लेकिन जब हम कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं तो इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स होंगे, फंडामेंटल राइट्स होंगे, स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटीज हैं, यूनियन गवर्नमेंट की ड्यूटीज हैं। वो सारी की सारी ड्यूटीज, मतलब एक जो सेपरेशन है पावर्स का या डिवीजन है पावर का, वो सब सारी की सारी चीजें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। किस सिचुएशन में स्टेट रह सकती है, किस सिचुएशन में सेंट्रल ओवर रूल करता है स्टेट को। तो वो सारी चीजें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी गई है। तो इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ज्यादा लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना गया है। ठीक है। अब अगर हम बात करें सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा सुप्रीम रखा है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है। ठीक है। नॉट द हैंडमेड ऑफ आइदर द सेंटर और द स्टेट। ना तो वो सेंटर का हैंडमेड है, ना ही वो स्टेट का हैंडमेड है। ठीक है। For any organ of the state there violates any provision of the constitution। तो अगर कोई भी स्टेट है या उसके स्टेट का कोई भी ऑर्गन किसी भी तरीका वॉलेट करता है किसी भी प्रोविजन का कॉन्स्टिट्यूशन का, तो हमारे पास जो कोर्ट है वो क्या कर सकते हैं, वो इंश्योर करेगी कि कॉन्स्टिट्यूशन की डिग्निटी को बना के रखा जाए हर कीमत पर। ये नहीं देखा जाए कि वो सेंट्रल है वो स्टेट है। कोई जो भी वॉयलेशन करेगा उसको कहीं ना कहीं कोर्ट ऑफ लॉ पनिश करे, सो दैट हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की डिग्निटी है उसको बना के रखा जाए। अब है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा रिजिड है। ठीक है। इसके अंदर काफी ज्यादा प्रोविजंस है यूनियन एंड स्टेट रिलेशंस को लेके, जो अमेंडेड करे जा सकते हैं, लेकिन जॉइंट एक्शन के थ्रू ही वो अमेंडेड होंगे। और जो सच अमेंडेंट है वो 2/3 मेजोरिटी से पास होंगे। हमारे जो मेंबर्स हैं जो प्रेजेंट कर रहे हैं उनकी 2/3 मेजोरिटी से पास होता है पार्लियामेंट से। तो रिजिड मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसके अंदर कभी भी चेंज कर दो, या जो मन में आया चेंज कर दिया। नहीं, इसको चेंज करने का जो प्रोसेस है वो भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। और जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में आप प्रोविजंस में तो अमेंडमेंट कर सकते हो, लेकिन आप प्रियम्बल में या बेसिक स्ट्रक्चर में आप चेंजेस नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन के। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बहुत ज्यादा रिजिड है, इतना इजी नहीं है उसको चेंज करना। इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत रिजिड माना गया है। जैसे कि आप लोग ने अगर केशवानंद भारती केस भी सुना होगा, तो उसके अंदर भी ये बात ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर को कोई चेंज ही नहीं कर सकता, वो अमेंड हो ही नहीं सकते। प्रोविजंस में कोई इश्यूज है या कुछ वॉयलेशन हो रहा है उस केस में तो चेंज हो सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर नहीं चेंज हो सकता कॉन्स्टिट्यूशन का। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काफी रिजिड है, इतना इजी नहीं है। अब बात करें डिवीजन ऑफ पावर की, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पावर का डिवीजन करा हुआ है, स्टेट एंड सेंटर के बीच में क्लियर डिवीजन दे रखा है हम लोग को। ठीक है। इवन उनकी जो लेगिस्लेशन बॉडीज है उनकी भी बाउंड्री सेट है। स्टेट का लेगिस्लेचर अलग है, सेंट्रल का अलग है, सबका एक प्रॉपर डिवीजन दिया गया है हमारे पास। और हमारे पास सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर हमारे पास हमारी 3 लिस्ट भी दे रखी है, जिसके अंदर बताया है कि स्टेट की क्या ड्यूटी है, यूनियन की क्या ड्यूटी है। उसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट में जो दोनों स्टेट और सेंटर जिस मैटर पे काम कर सकते हैं। तो बाइफिकेशन जो है पावर्स का वो काफी अच्छे तरीके से हमें कॉन्स्टिट्यूशन में करा हुआ है, सो दैट कभी भी मेजर अप ना हो। ठीक है। अब अगर बात करें इंडिपेंडेंट जुडिशरी की, तो इंडिया के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने एक सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइड करा है। ठीक है। जो कि हमारा सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट माना जाता है, सबसे ज्यादा सुपीरियर कोर्ट माना जाता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। तो एक इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइड करा है, और इस सुप्रीम कोर्ट का
एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इम्पार्शलिटी ना करे और वो देखे कि जुडिशरी जो है और जो जजेस है वो अच्छे से काम करें, अच्छे तरीके से एक जस्टिस डिलीवर हो लोगों तक। और इनके जो जजेस होते हैं वो एग्जीक्यूटिव रिमूव नहीं कर सकता है, उनकी जो सैलरीज होती है वो कर्टेल नहीं करी जाएगी पार्लियामेंट के द्वारा। तो जुडिशरी को हमने सेपरेट ही रखा है, मर्जअप नहीं करा, ना पार्लियामेंट से एग्जीक्यूटिव से किसी से मर्जअप नहीं करा, जुडिशरी अपना सेपरेट है, इंडिपेंडेंट है। अब बात करें बाई कैमरल लेजिस्लेचर, तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बाई कैमरल लेजिस्लेचर दिया गया है। बाई कैमरल सिस्टम एक वो होता है जिसके अंदर फेडरेशन दी जाती है, बिकॉज जो हमारे अपर हाउस है वो अलोन क्या कर सकता है। देखिए, हमारे यहाँ फेडरेशन है, दोनों हाउसेस को एक एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी है हम लोगों ने, ठीक है। बाई कैमरल में दोनों हाउसेस जो है हमारा, लोकसभा राज्यसभा, हमने दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी है, ठीक है। बाईकेम्स का मतलब यही होता है कि दोनों हाउसेज हमारे पास, एक आ गया लोकसभा, एक आ गया राज्यसभा, और जो लोकसभा है वो क्या है, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है पीपल्स के, और जो राज्यसभा है वो मेनली कंसिडर करे जाते हैं स्टेट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो हमारे पास एक बाइकैमल लेजिस्लेचर है, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है, दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई है। दोनों में बिल पास होते हैं, ठीक है। पहले एक हाउस से दूसरे हाउस में जाता है, अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो वो अपनी रिकमेंडेशन देकर इस बिल को वापस कर सकते हैं, फिर वोटिंग होती है दोनों हाउसेस में। तो हमने बाइकैमरल लेजिस्लेचर को इन्हें अपने इंडिया के अंदर इंश्योर करा है। अब ड्यूअल गवर्नमेंट पॉलिसी है हमारे पास। अब ये जो ड्यूअल गवर्नमेंट पॉलिसी है वो ये है कि देयर आर टू गवर्नमेंट, दैट नेशनल गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ द ईच कॉम्पोनेंट यूनिट। नेशनल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बारे में इसके अंदर बात करी गई है। बट इन द यूनिटरी स्टेट देयर इज ओनली वन गवर्नमेंट, दैट इज नेशनल गवर्नमेंट। अगर पूरी स्टेट की बात करें यूनिटरी, तो हमारे पास क्या है, एक नेशनल गवर्नमेंट होती है। और हमारे पास इंडिया में क्या है, इंडिया में हमने जो है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों गवर्नमेंट अडॉप्ट करी हुई है, वरना ज्यादातर अदर कंट्रीज में जो है एक यूनिटरी स्टेट है, मतलब कि एक ही गवर्नमेंट है जो रिप्रेजेंट करती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है। हमने दो सिस्टम रखे हैं, डुअल सिस्टम रखे हैं हमने गवर्नमेंट के। ओके, आई होप ये सब समझ आया हो। अब बाकी अगर बात करें इसके क्वेश्चंस, तो आप देखो ये है, राइट अ शॉर्ट नोट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमने पढ़ा भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आई थी। उसकी डिमांड एम एन रॉय ने रखी थी सबसे पहले 1935 में, 1946 में कैबिनेट मिशन के थ्रू वो हमारा इम्प्लीमेंट हुआ था। वो सब चीजें आप इसके अंदर लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने अभी जस्ट पढ़ा, इंपॉर्टेंट फीचर्स में कि एकदम रिजिड है, लेंथियस्ट है, काफी कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, ड्यूअल सिस्टम है गवर्नमेंट का, बाइकैमरलिज्म है। तो वो सब चीजें आप इसके अंदर लिख सकते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। तो ये जो इंडिपेंडेंट एक्ट है 1947, ये इस यूनिट का नहीं है, ये नेक्स्ट यूनिट का है, इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तब इंडिपेंडेंट एक्ट आया था जिसमें काफी चीजें क्लियर थी। तो ये इंडिपेंडेंस एक्ट और जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, ये भी इस यूनिट का क्वेश्चन नहीं है, ये नेक्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है, जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आप में से किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप लोग अपना जो डाउट है वो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। एंड आई एम रियली सॉरी जो पहले वॉइस इश्यूज हुए उसके लिए। थैंक यू सो मच।